ठीक है, अब ये इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग उस पे चले जाते हैं, मशीन लर्निंग, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, उसकी क्या क्या टाइप है, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी चीजें मुश्किल मुश्किल चीजें आएंगी, इसके अंदर ग्राफ्स वगैरह, क्लासिफिकेशन इसकी होगी, इसके एल्गोरिथम्स हो गए, इसके डिजाइन पैटर्न्स हो गए, बहुत सारी चीजें। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, ओके। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले इनिशियली यार इसके अंदर रहते हैं, कोशिश करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग है, इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें दी गई है कि मशीन लर्निंग में क्या क्या चीजें हो सकती है। मशीन लर्निंग के अंदर सबसे पहले इसके एल्गोरिथम्स है, पैटर्न्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारी ब्रांचेस है, एनालिसिस, सेंसिटिविटी, इंस्टेंसेस, जेनेटिक एल्गोरिथम, न्यूरल नेटवर्क, पैटर्न रिकॉग्निशन। ये दुनिया के अंदर इस वक्त सारी चीजें अलग अलग यूज होती है, या अलग अलग इसकी ब्रांचेस है मशीन लर्निंग। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सारी चीजें एकदम शुरू से पता चल जाए, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सबकी अलग अलग लैब्स है दुनिया के अंदर। हमारे पास तो सबकी अलग लैब्स है, डेटा सेट पैटर्न के अलग, जेनेटिक एल्गोरिथम, फीचर्स के साथ अलग। ठीक है, कुछ ये फेमस बुक्स है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट। ये जबरदस्त बुक है, सर्वे ऑफ डेटा लीकेज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सॉल्यूशन। ये ईमेल्स वगैरह में काफी यूज होती है, इसकी काफी अच्छे एल्गोरिथम्स है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास एलेक्जेंडर सामिन, इन्होंने एक जो डेफिनेशन दी है लर्निंग की, वो इन्होंने डेफिनेशन दी है कि आप सिस्टम को जो है लर्न कराते हैं एक्सपीरियंसेस से। एक्सपीरियंसेस बस ये है कि आप लोग अगर ह्यूमन के एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग भी एक्सपीरियंस जो भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे लर्न कर रहे हैं, इम्प्रूव करते होते हैं। लेकिन यहाँ पर यही डेफिनेशन अगर मशीन को हम देते हैं, यहाँ पर जो मेन डिफरेंस बेसिकली क्या है, एजेंट का है। एजेंट बेसिकली आप भी हो, एजेंट मशीन भी है। अब जो डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटीज है उसको एनहांस करना है मशीन की, क्योंकि जो ह्यूमन है वो काफी एक्सटेंड है मशीन से, डिसीजन के लेवल में, जहां पर डेटा सेंस करना हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस में बेसिकली आते हैं, तो सिस्टम डेवलप दैट कैन ऑटोमेटिकली अडॉप्ट एंड कस्टमाइज देमसेल्व्स टू इंडिविजुअल यूजर्स। मतलब कि मशीन लर्निंग आप एक आप ये कह सकते हैं कि एक साइंस की ब्रांच है, जहाँ पर हम मशीनों को इस तरह ट्रेन करते हैं वो चीज़ों को एडॉप्ट करें और लर्न करें। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने, सॉरी, हम का मकसद क्या, ह्यूमन ह्यूमन। यार वीडियो को नाम दे दो, एक सेकंड मुझे, इस वीडियो को नाम दे देते हैं मशीन लर्निंग वन। ठीक है, अब इसके अंदर मेल वगैरह वही है। अब दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी है कि जो हैंड राइटिंग रेटिंग मैंने यहाँ पर बस डेटा शेयर ठीक है, वो हैंड राइटिंग रेटिंग जो भी होती है वो मशीन को किस तरह करें। अब ये दो असाइनमेंट अगर आप बनाना चाहें तो उसके आप बहुत सारे सोर्स कोड मिल जाएंगे, कैसे नहीं क्या क्या है, लेकिन सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने एल्गोरिथम काफी एडवांस यूज किए हुए हैं, मे भी आप लोगों को इसको समझ में ना आए। ठीक है, मे भी जो ईमेल से बचते होते हैं, मेल फिल्टर, स्पैम, उसके अंदर बहुत सारे और हैं। आजकल देखिए जीमेल में बहुत सारे फीचर्स आ गए। जीमेल का जो सिस्टम है वो काफी एडवांस मशीन लर्निंग यूज करता है। उसके अंदर वो खुद ही देखता होता है कि सोशल मीडिया से लिंक रिलेटेड कौन सा लिंक आया है, और जो स्पैम है वो कौन से, इनबॉक्स में कौन सी ईमेल आनी चाहिए। जीमेल, याहू, हॉटमेल वगैरह जितने भी, वो काफी एडवांस मशीन लर्निंग यूज करते हैं। ठीक है, और लाइक रिकॉग्नाइज हैंड राइटिंग कैरेक्टर्स, अब इस किस्म के भी काफी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर आप इनका सोर्स कोड देखेंगे, ये पर्सनलाइज न्यूज और एमएल फिल्टर, तो आपको पाइथन में इसका कोड मिल जाएगा, इसका कोड मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने काफी एडवांस एल्गोरिथम यूज किए। तो आपकी पहली ये क्लास है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सपेरिमेंट, कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप खुद क्या करें। अच्छा, मिसाल के तौर पर वाई नाउ, अब यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मिसाल के तौर पर आपके पास जो फ्लोट है ऑफ अवेलेबल डेटा, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, अब हमारे पास जो डेटा है वो सारी अवेलेबल है, तो मशीन को हम क्यों इससे बात बना दें। डेटा मिसाल के तौर पर जैसे हम लोगों ने एक बात की कि आप लोग जैसे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी के पास जितनी यूनिवर्सिटीज है
जैसे एनआईटी यूनिवर्सिटी हो गई, कराची यूनिवर्सिटी हो गई, माजू हो गया, न्यूपोर्ट, सर सैयद यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, उसकी डेटा है, लेकिन आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन लें। तो यहाँ पर भी यही एग्जांपल है कि फील्ड ऑफ अवेलेबल डेटा स्पेशली विद द एडवांस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू डेटा तो हमें बहुत सारी मिल गई, लेकिन हमें अब मशीन को स्मार्ट बनाना है। इंक्रीज कंप्यूटेशनल पावर, growing progress in available algorithms, and the theory developed by researchers increase support for industry। इसका मेन मकसद है कि हम डेटा भी अवेलेबल है, एल्गोरिथम भी यूज कर रहे हैं, तो अब इन चीजों को इनहांस क्यों ना करें। अब इनहांस कहाँ कर सकते हैं। एक मिसाल देता हूँ मैं इसी इसी पॉइंट के ऊपर। आपकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो इंडस्ट्रीज है, वो ऑटोमेटिकली उसको इनहांस करना है। वो क्या कहते हैं, स्टेप्स में काम करती है। स्टेप्स में ये काम करते हैं, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी, यह कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप लोग काफी फिजिकली भी गए होंगे, ठीक है, मैं भी फिजिकली 3-4 बार गया हूँ। तो वो डिफरेंट स्टेप्स में काम करती है, और हर स्टेप्स के अंदर डिफरेंट उसके एक्शंस होते हैं, पैरामीटर होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, उसकी जो बॉडी बन रही है वो स्टेप 1 है, दूसरा स्टेप का क्या होगा, उसको उस गाड़ी के ऊपर कलर हो रहा है, ठीक है, अब ये डिफरेंट एक्शन हो गया, फिर गाड़ी के ऊपर चिप कनेक्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं हर चीज के। तो उसमें हमें जो है किस तरह उसको करें ताकि हमारे रिवॉर्ड बढ़े। अब दो किस्म के हैं, या तो पहले हम लोग जितने भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सारी आ रही है, उसमें हम लोगों ने फिट कर दिया, उसको सुपरवाइज करा दिया। अनसुपरवाइज भी हो सकता है कि आप मशीन, मिसाल के तौर पर मशीन को इनपुट सही नहीं दे रही, या हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कार बढ़ रही है उसकी जो स्टेट्स है वो सही नहीं है, तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मेन मकसद ये है कि जो रिसर्चर की तरफ से एल्गोरिथम डेवलप हो रहे हैं उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, और हमारी जो सपोर्ट है फॉर आवर इंडस्ट्री से, क्या उसको हम इनहांस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, व्हाई नाउ, ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने जनरेट किया है कि इसको किस तरह इम्प्रूव करें। अब इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं। मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन बहुत सारी है, जैसे कि इससे पहले मैं आपने आप लोगों को बताया मल्टीमीडिया सिक्योरिटी। अब देखिए मल्टीमीडिया सिक्योरिटी में थोड़ा सा एक एक लाइन का ओवरव्यू बता जाऊं। जो रन टाइम सिक्योरिटी होती है वो काफी चैलेंजिंग होती है, जिससे कोई भी कंपनी है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगाती है, लेकिन आपकी जो डेटा क्लाउड पे जाती है, लेकिन अब क्लाउड जो आपको जो डेटा स्टोरेज दे रहा है वो आपको पता का नहीं होता कि डेटा आपकी कहाँ स्टोरेज हो रही है। और मल्टीमीडिया का ये होता है कि आपकी जो डेटा जा रही है क्लाइंट से लेकर कस्टमर के दरमियान, वो काफी नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी जो वो काफी चैलेंजिंग होती है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, जैसे हमने पहले एग्जांपल की इसका, सीआरएम कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एक काफी कॉम्प्लेक्स है। वो इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ये बेसिकली फॉरेन के अंदर इन सब की जो है अलग अलग लैब्स है। अब हम जो लैब में काम करते हैं, एक तो हमारे पास जो यहाँ पर है ये डायग्नोसिस वाला, जिसको मशीन लर्निंग फेस रिकग्निशन, ये बेसिकली डीएनए वगैरह पे हम काम कर रहे हैं, मेडिसिन वाला सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका पता होगा डिटेल के अंदर, जहाँ पर हम लोग जीन एक्सप्रेशन करते होते हैं। बाकी फेस रिकग्निशन अलग सी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये अलग की है, ह्यूमन इंटरेक्शन नो। तो इनमें से काफी ऐसी फ्रॉड डिटेक्शन, हमें इसके कॉन्सेप्ट तो हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं हो सकती। तो एक्सपर्टीज जो हमारी है, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ये डायग्नोसिस और मेडिसन और जीन एक्सप्रेशन, जिसको हम जीन क्लासिफिकेशन कहते होते हैं। बाकी गेम के अंदर सर्च इंजन, फेस डिटेक्शन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हमें कॉन्सेप्ट तो आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर होता है, आप वॉइस करते हैं वो उसी जो है लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश लिखिए तो इंग्लिश में करेगा, फ्रेंच लिखिए तो फ्रेंच में करेगा। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेसिकली वो एक मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है। तो कहने का मकसद है कि इनकी एप्लीकेशन बहुत सारी है, लेकिन इसमें अलग अलग डोमेन है, हम सबके एक्सपर्ट नहीं हो सकते। जहाँ पर इस टाइम इन्होंने बात की है, जहाँ जीमेल वगैरह यूज कर रहे हो या ईमेल्स के अंदर, तो मशीन लर्निंग के सब काफी एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन का ये आप ना समझे कि एप्लीकेशन बेसिकली कोई स्मॉल एक डोमेन होगा। एप्लीकेशन का मतलब कि उसका लार्ज स्पेस, जहाँ पर ये कैपेबल हो सकते हैं ये चीजें। तो अच्छा, इनको जैसे हमने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया, तो कॉन्सेप्ट का अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इन मशीन लर्निंग इन एमएल मशीन लर्निंग सिस्टम। लर्निंग लर्निंग किस तरह हो सकती है, इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस एट सम टास्क। अब इसकी एक मिसाल लेते हैं कि वो लर्न कैसे करता है। जैसे कि अभी बेसिक मशीन थी, हम लोगों ने उसको लर्न करा दिया। एक कुत्ते के मेरे को जैसे उसको इनपुट दिया,
उसने विद इन सेकंड्स के अंदर रिप्लाई दिया दिस इज अ डॉग, माइक्रो सेकंड्स के अंदर। अब दिस इज अ डॉग, अब सिंपल जो मशीन्स होती है अब मिसाल कंप्यूटर आप लेके आते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी स्पेशल मशीन्स या एप्लीकेशंस नहीं होती जो कि इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। फिर हम लोग कोई भी चीज़ अलग से इंस्टॉल करते होते हैं जो मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड करे, चीज़ों को सेंस कर सके। इम्प्रूव ओवर द टास्क टी कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो जो डॉग की हमने एग्जांपल दी, विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस बाय पी आपकी एप्लीकेशन होती है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ई। आप लोगों ने जो डॉग है उसको सेंस करने के लिए पहले ऑलरेडी दी। अब आप देखो इस एग्जांपल के ऊपर तीनों चीजें आपकी जो है यूज कर सकते हैं टेक्निक। सुपरवाइज अगर करेंगे तो सुपरवाइज के अंदर आपकी एप्लीकेशन को इनपुट आउटपुट आप लोगों ने खुद दिया होगा, हर चीज आप लोगों ने सिखाई होगी, लेकिन ये दुनिया के अंदर थोड़ा सा टफ होता है कि आप लोग हर चीज उसको लर्न करा दें, क्योंकि फिर वो रन टाइम पे नहीं यूज कर सकते। जैसे कि ड्रोन आजकल एयर में जो फ्लाई करते होते हैं, वो ड्रोन जो है अनसुपरवाइज रनिंग को यूज करते होते हैं, वो चीजों को सेंस करते हैं। अगर वहां पर ज्यादा डेंजर होता है तो वो बैक हो जाते हैं। अगर आप सुपरवाइज के थ्रू जाएंगे तो उसके अंदर जो रन टाइम एबिलिटी वो कैपेबिलिटी होगी वो होगी। तो बेस्ट एक्सपीरियंस का मकसद है कि आप लोग सुपरवाइज यूज कर रहे हैं तो वो डेटा के ऊपर लर्न करेगा, अगर अनसुपरवाइज है तो फिर वो एनवायरनमेंट के ऊपर लर्न करना होगा। ठीक है, ई ई एक्सपीरियंस यहाँ पर, यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है ये माफ कीजिएगा जहाँ से ये मैंने इसके नोट्स लिए हैं वो थोड़े पुराने हैं, क्योंकि इन्होंने जो एग्जांपल्स दी हुई है इससे काफी अब तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी चली गई है। यहाँ मोटिवेटिंग लर्निंग टू फिल्टर का एग्जांपल जो दिए हैं स्पैम की दी हुई है, स्पैम फिल्टरिंग जो भी हम मेथड यूज करते हैं ईमेल्स के ऊपर, ईमेल सर्वर जो यूज करते होते हैं ताकि, लेकिन ये कि अगर आप आज भी जीमेल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर काफी अलग से एडवांस फंक्शन है, जिस तरह सोशल मीडिया अकाउंट या आउटबॉक्स है, ड्रॉप है, काफी और काफी 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 और ऑप्शन। तो मशीन लर्निंग का जो यूजेज है वो काफी जो है ना आगे जा चुका है, ये एक एग्जांपल है। और टी यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो टास्क हमने बात की इसकी फिर डेफिनेशन पढ़े। स्पैम is all email that user does not want to receive and has not asked to receive। मतलब कि ऐसी ईमेल्स जिसको हम लोग चाहते नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे पास इनबॉक्स आ जाती है। फिर हम लोग कभी कभी सिस्टम क्या होता है देखें, सिस्टम तो अभी यहाँ पर एक लॉजिक देखें, कभी कभी आप लोग खुद मैन्युअली मैन्युअली स्पैम में उसको ईमेल को पढ़ के कहते हैं ये स्पैम ईमेल है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है आपका सिस्टम उसको लर्न कर लेता है। ठीक है, आप लोगों ने उसको प्री ट्रेंड नहीं किया, ट्रेंड आप उसको नहीं किया था, आप लोगों ने शुरू शुरू में उसको नहीं बताया था कि ये ईमेल आपकी स्पैम होगी या आपकी इनबॉक्स में आएगी नॉर्मल होगी, लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोगों ने जैसे उसको मैन्युअली स्पैम किया नेक्स्ट टाइम वो ईमेल नहीं आती, क्योंकि सिस्टम लर्न करके आता है, सिस्टम रन टाइम पर लर्न करता होता है बैक के ऊपर, आप जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उससे भी सिस्टम लर्न करता होता है। एक चीज मेरी याद रखें कि ये चीजें ऐसी है कि जिस पे तकरीबन इसको काफी दुनिया में पीएचडीज हो रही है ना, तो इस पे काफी टाइम रिक्वायर्ड होता है इन चीजों को लर्न करने के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर सेकंड पे आते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ इसमें ईमेल्स दैट वर फिल्टर द पर्सन ऑफ एचएम। एचएम वो ईमेल्स होती है जो कि आपकी इनबॉक्स में जाती होती है, हैम दैट वर्क इनकरेक्टली फिल्टर आउट। ठीक है, अच्छा ये देखें अभी ये उसके फीचर्स इन्होंने दिए हैं। अब यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि आपके सिस्टम्स की जो एक्यूरेसी होती है, इसके कहने का मकसद है कि आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो कभी कभी सही काम नहीं करती होती है, जिसमें से सिस्टम्स में गलती हो जाती है, वो कभी इसमें वो इमेज ला देता है, जैसे कि आप लोगों को आप कहीं भी जगह पे अप्लाई करते हैं डेटा फिल करते हैं तो वो कहता है कि प्लीज आप अपनी ईमेल्स को स्पैम में देख लें। तो जरूरी नहीं है कि जो आप ईमेल्स है वो सारी जो है आपकी स्पैम में वो जाती है जो आप यूजर नहीं चाहते हो। तो इनकरेक्टली एक्यूरेसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर के अंदर। ठीक है जी, और हैम हैम का परसेंटेज ये है कि नॉन स्पैम ईमेल्स दैट वर इनकरेक्टली फिल्टर्ड आउट। कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जो कि सही भी नहीं होती। डेटाबेस ऑफ ईमेल्स दैट वर लेबल्ड बाय यूजर। यहाँ पर लेबलिंग बड़ी जरूरी होती है, लेबलिंग का ये मकसद होता है कि आप सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लेबल्स यूज करते हैं, और लेबल का मकसद ये है कि यहाँ आपने ऑलरेडी शुरू में बता दिया कि भाई ये स्पैम ईमेल है, ये आपकी नॉर्मल ईमेल है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर देखें बड़ा पतला सा खूबसूरत बंदा बैठा हुआ है चेयर पे और वो ईमेल्स को देख रहा है। ठीक है,
ये कोई खूबसूरत बंदा आप में से हो सकता है, बच्चा या बच्ची कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी और इसलिए करती होगी कि अभी हम लोग ये जो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका मशीन लर्निंग का, मशीन लर्निंग के अंदर अभी जो ब्रांचेस है वो तकरीबन 100 एंड थाउजेंड्स में उसकी ब्रांचेस है, उसको हम एप्लीकेशंस कह सकते हैं। तो ये काफी आप लोगों को शुरू शुरू बेजार करेगी, इसलिए बेजार करेगी कि आपको इसको नई नई चीजें पढ़, तो थोड़ा बस मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ कि वो हम लोगों ने जो 3 टेक्निक डिस्कस की उसकी एग्जांपल यहाँ पर है, जो हम लोगों ने यहाँ पर ये एग्जांपल डिस्कस की थी, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट, इन तीनों की टेक्निक यहाँ पर है। सबसे पहले हमारे पास होता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मकसद होता है क्लासिफाइड ट्रेनिंग सेट। प्री प्रोसेसिंग का मकसद होता है कि इसके अंदर इनपुट आउटपुट ऑलरेडी गिवन होता है और एल्गोरिथम क्या करता है उसी के ऊपर डिसीजन लेता होता है। जैसे कि आप लोग खुद एजेंट हो, आपका माइंड के अंदर एल्गोरिथम बने हुए हैं जो कि डेटा को जो उसको इनपुट आउटपुट दिया जाता है उस पर क्या लेता है, एक्शन लेता है। तो प्री प्रोसेसिंग का मकसद होता है कि इसके अंदर क्लासिफाइड ट्रेनिंग सेट जो इनपुट आउटपुट होता है वो ऑलरेडी गिवन होता है, जिसको हम सुपरवाइज कहते हैं। ठीक है, तो और इसके अंदर देखें तीनों आपकी कैटेगरी यूज होती है कि मैं भी आप लोगों को जो प्री प्रोसेसिंग डेटा है वो आपके पास ना हो, आप लोग रन टाइम पे उसको जो देखिए दो किस्म के हमारे पास एक्शंस होते हैं, रन टाइम और कंपाइल टाइम के ऊपर। रन टाइम ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें आप लोग डेटा को सेंस करते होते हैं। चलो इसको छोड़ देते, काफी ओल्ड इसके हुए हैं, आप लोगों का दिमाग घुमा देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा एक सिनेरियो है इसका ना, जो तो मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये कैसे हो रहा है बेसिकली। ये इसका मशीन लर्निंग से ताल्लुक नहीं है, ये बता रहा है कि लर्निंग प्रोसेस तो दुनिया के अंदर कैसे कैसे हो रहे हैं, आप लोग जो यूज कर रहे हैं। ये इन्होंने कहा है द रियल वर्ल्ड, जो आप इनपुट करते हैं डिवाइसेस में। अब डिवाइसेस जो मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हम लोग चिप वगैरह रखते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के साथ। वो क्या करते हैं आपके मयरिंग जो है डिवाइसेस, जो सेंसर कैमरास डेटाबेसेस, उसमें से जो डेटा जनरेट होती है वो प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन का मकसद ये है कि आप लोग का जो डेटा ईमेल्स वगैरह में होता है वो प्री प्रोसेस होता है, वो मैच होता है, मैच जो डेटा आ रही है वो मैच होती है। अब मैच में वो बेसिकली इसकी कंडीशंस होती है। अगर ईमेल की बात करें तो वो स्पैम ईमेल और सोशल मीडिया वो सारी प्री प्रोसेसिंग होकर इसके अब डिफरेंट एल्गोरिथम बने होते हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए नॉइसिंग फिल्टरिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, नॉर्मलाइजेशन। तो ये फीचर्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू आप प्री प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग से मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी डेटा की जो टाइप्स है वो चेंज है। टाइप्स का मकसद कि अब इसकी एग्जांपल हम लोग ले लें, जैसे कि हम लोग ई वोटिंग सिस्टम की इलेक्शन की हमने एग्जांपल ली थी। अगर हम कहते हैं कि जो हम इलेक्शन जो हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसको हम 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारे पास बच्चे 18 ईयर से हैं, 18 ईयर तक हैं और 18 25 तक है, वो कैटेगरी एक में रखते हैं। जो 30 से 50 तक है उसकी कैटेगरी बी रखते हैं। जो 50 से 70 या ऑनवर्ड है उसकी कैटेगरी हम लोग तीन बी कैटेगरी का। तो यहाँ पर देखें, जैसे हम लोगों ने इसको इनपुट दिया, उस 3 किस्म की ग्राफ जनरेट कर दिए। ये ग्रीन ग्राफ है, सॉरी रेड, ग्रीन, ब्लू। ये बेसिकली हमारी जो डेटा का एक फॉर्मेट बन गया। आप लोगों ने जो डेटा दी उसे प्री प्रोसेस करके फिल्टर करके आपको डेटा को, ठीक है, एक आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 किस्म के हमारे पास ये आ रहे हैं, ये नोट्स आ रहे हैं। ये टेक्निक जो यूज की हुई है सॉफ्टवेयर उन्होंने मॉडल लर्निंग में, ये न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली। ठीक है, अब ये 3 नोट इसीलिए आ गए कि इन तीनों पे एक्शन अलग अलग होगा। जो एक्शन में भी मिसाल के तौर पर जो पहला वाला है, वो जो जिनकी एज 18 से 25 के दरम्यान थी वो वाले थे, फिर दूसरा इन पे एक्शन अलग अलग हो गया हमारे पास, ताकि हमें पता चले कि कितनी यंग जनरेशन थी, कितने हमारे पास यंगस्टर थे, कितने हमारे पास जो थे वो ओल्ड ओल्ड पीपल थे जो इसके अंदर आ रहे थे। और आखिर में हम आपका जो आउटपुट आ रहा है उसमें हम लोग ये नहीं करें। कहने का मकसद है कि सिस्टम, अब ये सिस्टम को आप दो तीन तरीकों से बना सकते हैं। अगर आप सुपरवाइज करें तो इसके अंदर आपकी जो प्री प्रोसेसिंग है उसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी गिवन होगी। अगर हम अनसुपरवाइज करें तो वो फिर वो रन टाइम पे सेंस करता होगा वो किस तरह होगा। ये बेसिकली लर्निंग प्रोसेस है तो मशीन लर्निंग का मशीन के अंदर। तो
इसमें इसमें अभी देखें एक एग्जांपल उन्होंने दूसरी दी है ईमेल सर्वर की। मैं असल में एग्जांपल अपनी इससे शेयर करता हूँ। जो इजी एग्जांपल मुझे लगती है कि मैं वो शेयर करता हूँ, आप लोग अपनी एग्जांपल भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। अब इसके अंदर बेसिकली जो ईमेल सर्वर है उसके अंदर याद रखें कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो डिपेंड करती है आप, क्योंकि हम लोग अभी जो मशीन लर्निंग पढ़ने जा रहे हैं वो बेस्ट पॉसिबिलिटी के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों का जो सिस्टम है वो सुपरवाइज ट्रेन किया गया है, अनसुपरवाइज या रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होगा तो उसके अंदर एक्यूरेसी जो बेसिकली उसमें पता चलता होगा आपको कितने रिवॉर्ड मिल रहे हैं, कितना हमारा आउटपुट सही आ रहा है, कितना गलत आ रहा है। तो यहाँ पर हम ईमेल सर्वर की बात करते हैं तो इस ईमेल सर्वर के अंदर ऑलरेडी कुछ पैरामीटर दिए हैं जैसे नंबर ऑफ रेसिपेंट्स, साइज ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ अटैचमेंट्स, नंबर ऑफ आरईएस इन द सब्जेक्ट लाइन, के आरईएस कितनी बार यूज किया गया है। वो इसी के ऊपर वो क्या कर रहा है बेसिकली, ये क्राइटेरिया है इसकी, प्री प्रोसेसिंग है। आप अभी देखें जो भी सर्वर है उससे इनपुट आता होता है सेंसर कैमरा या डेटा डेटाबेसिस से, वो इन कैटेगरी के ऊपर प्री प्रोसेसिंग कर रहा है, फिर आगे जाकर वही चीज सेम खिलाफ है। अब यहाँ पर मैं ये सारी चीजें एक बार डिफाइन कर लेता हूँ कि काफी इसके अंदर चीजें हैं, मे भी आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। प्री प्रोसेसिंग में बेसिकली जो दिया हुआ है यू वी वी, यू का मकसद हमारे पास देखें वी और यू होता है, और जितनी भी हमारी जो डेटा होती है उसका जो फॉर्म होता है वो बेसिकली ग्राफ फॉर्म में होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जिस तरह आप लोग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पढ़ते हैं उसमें जो हम इनपुट देते हैं वो ग्राफ के फॉर्म में देते हैं, क्योंकि ग्राफ के फॉर्म में इसीलिए देते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डेस्टिनेशन होती है और पाथ होते हैं। तो यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर बेसिकली जो हमारे नोड होते हैं, और वी जो बेसिकली होता है वो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन लिंकिंग बिटवीन टू नोड्स। और डेल्टा आर का मकसद है कि द रेट ऑफ चेंज, जो आपके पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, डेल्टा रेट ऑफ चेंज और आर पैरामीटर है, ठीक है। आर जो हमारे पास ये आ रहा है जो सिंपल, इसको क्या पढ़ सकते हैं, जीरो, ठीक है। इसका मेन मकसद है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डेटा आपकी हो रही है। फीचर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन, आपके अंदर प्रोजेक्शन, फीचर सिलेक्शन प्रोजेक्शन में ये फर्क है कि आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी करेक्ट उसकी कैटेगरी क्या रखी है आप लोगों ने, ठीक है। ये पैरामीटर थे हमारे पास। और यहाँ पर हम लोग जब इसकी आखिर में मॉडलिंग करते हैं वो क्रॉस वेलिडेशन, जिसको हम बूटस्ट्रैप कहते हैं, ये बेसिकली दोनों टेस्टिंग की जो है टेक्निक से मेथड्स है। और ये क्लासिफिकेशन के तीन मेथड है जो इस वक्त दुनिया में बहुत यूज होते हैं, एक हमारे पास रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और डिस्क्रिप्शन। जब आप क्लासिफिकेशन का एक अलग से कोर्स है, वैसे कोर्स भी कह सकते हैं चैप्टर है, जब आप उसको पढ़ेंगे इसका मेन मकसद ये होता है कि जो हमारे पास डेटा होती है हम उस पे जो एक्शन परफॉर्म करना है वो कैसे करना है। मिसाल के तौर पर अब हमें अगर देखना हो हमारे पास यंग जनरेशन कितनी थी जिन्होंने वोट पास किया, अगर हम उसको मजीद डिटेल में जाती है जैसे हमारे पास अभी यार वैसे जो पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल होते हैं उसको एंटरटेन नहीं किया जाता एजुकेशन में, तो वैसे भी हम लोग एक जनरल बात करते हैं, हमारे पास मिसाल के तौर पर ए बी सी तीन पार्टियां हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ए है उसको कितने वोट कास्ट हुए यंग जनरेशन से, फिर जो ओल्ड ओल्ड पीपल है वो क्या थिंकिंग करते हैं, देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे हम अगर कहें कि जो ओल्ड ओल्ड लोग होते हैं वो क्या सोचते हो, वो किसी को ए बी सी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो इस किस्म के सिस्टम काफी मुश्किल से होते हैं, नॉट इजी। तो ये सारा बेसिकली कहने का मकसद है कि अब डिपेंड करता है कि आप लोग जो सिस्टम बना रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो बेसिकली जैसा ये जो अभी मशीन लर्निंग के ये कुछ इसके अपने पैरामीटर्स चीजें हैं जो कि मशीन लर्निंग की, जैसे आपके पास अब एप्लीकेशन आ जाएगी, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। अच्छा एक्सपेरिमेंट हम थोड़े थोड़े भी चेंज करेंगे एक्सपेरिमेंट, प्लीज इसको इस चीज को गौर से सुने। जो अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होंगे वो उसमें आप लोगों को मैं डेटा सेट सिखाऊंगा कि डेटा सेट किस तरह होते हैं, डेटा सेट बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर। तो उस डेटा सेट में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, डेटा किस होती है, उसको किस तरह फिल्टर करते हैं, उसको किस तरह प्री प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर किस तरह रिग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हम लोग जो है ये बड़े बड़े सिस्टम को जो है यूज करना सीखेंगे। डेटा सेट बेसिकली हमारे पास ऐसा समझे कि एक वर्क फ्लो, कोई भी एक गिवन बेंचमार्क होता है। अब इसके नाम बहुत सारे हैं, इसको आप रियल ट्रेस सिस्टम कह सकते हैं, बेंचमार्क कह सकते हैं, या अवेलेबल डेटा कह सकते हैं जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में दी जाए। अब यहाँ पर देखें जो ये ईमेल्स डेटा है हमारे पास, ईमेल डेटा के अंदर हम सकते हैं नंबर ऑफ रिसीवेंट्स कितने हैं, ईमेल की लेंथ कितनी है, क्योंकि ईमेल की लेंथ चेंज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज, एक्सी फाइल,
कंट्री किस कंट्री से वो हो रहा है, कस्टमर की टाइप क्या है, गोल्ड सिल्वर जो है, ठीक है। और जो हमारे पास ईमेल टाइप से वो क्या है, हैम है या स्पैम है। तो इस किस्म के और डेटा हमारे पास डेटा सेट्स हैं। इसके ये बेसिकली इसके एट्रीब्यूट्स है ये सारे, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हैम स्पैम। कहने का मकसद ये है कि डेटा सेट ये तो सिंपल है, एग्जांपल दी है डेटा बेस हम लोग जो यूज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो हमारा नेक्स्ट क्लास का मेन एजेंडा है तो हम लोग उसको सीखेंगे कि बेसिक मशीन लर्निंग की कौन सी बेसिक टेक्निक यूज करते हुए हम लोग डेटा सेट को यूज करें। ठीक है, बच्चे का क्वेश्चन आ गया। हाँ ठीक है। अब एच हैम का मीन यहाँ पर यह है कि यार कुछ जो ईमेल्स आती है जिसपे जो वो ऐसी ईमेल्स होती है जो यूजफुल होती है, लेकिन ऊपर उसके ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है वो अनकरेक्ट डिसीजन होता है। मे बी वो ईमेल्स आपकी जो इनबॉक्स में आना चाह रही हो, लेकिन उसमें हम लोग या मशीन जो होती है उसके ऊपर जो एक्शन करती है वो हमारे पास जो होता है वो इनकरेक्ट होता है। जैसा यहाँ पर हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी, ये एग्जांपल थी, यहाँ पर देखें, ठीक है। नॉन स्पैम जो कि ऐसी ईमेल्स जो स्पैम में नहीं आती हो, ईमेल्स दैट वर इनकरेक्टली फिल्टर आउट। कुछ ईमेल जैसे इसकी एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, कोई कंपनी या आपको कोई भी फ्रेंड ईमेल करता है तो वो आपको कहता है कि प्लीज स्पैम के अंदर देख लेना, ठीक है। यूनिफॉर्म का फोन आ रहा है, ठीक है। यार हैंग का मकसद ये होता है कि ऐसी ईमेल जो ओरिजिनल ईमेल हो जिस पे एक्शन जो है वो इनकरेक्टली हो गया है। जैसे आपको कोई दोस्त कहता होता है प्लीज आप अपने स्पैम भी यूज किया जाए, ईमेल्स वहां आती है। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप लोग पासवर्ड रिकवर करते हैं तो काफी ईमेल आपकी स्पैम में आती होती है जो कि इनकरेक्ट एक्शन उसको ऊपर होता है, जिसके ऊपर एक्शन सही नहीं हो। फिर हम लोग ये चेक करते होते हैं। सैयद हमजा अली शाह ने जो है रेजिडेंट किया है। हमजा हमजा प्लीज चैट में लिखो ताकि वो अगर साउंड में ओपन करता हूँ तो वो रिकॉर्डिंग में जो है वो हो जाता है। मैं इसको आपको लिख के भी देता हूँ। यार हेम को एक सिंपल दिया हुआ है। ओके ओके यार, सॉरी सॉरी। ठीक है। हैम का मकसद है कि ऐसी ईमेल्स जिसको ऊपर गलत एक्शन परफॉर्म किया जाता है जो कि स्पैम नहीं होती, लेकिन ऊपर उसके ऊपर वो स्पैम के अंदर ही आ जाती है। तो ये एक बेसिकली टाइप्स होती है ईमेल पे। दो किस्म की हम लोगों ने टाइप दी है, एक ऐसी टाइप जो कि नॉर्मल ईमेल्स होती है, दूसरी स्पैम ईमेल होती है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि आपकी मशीन इंटेलिजेंट नहीं होती, तो जो आपका जो सिस्टम होता है या आपका अल्गोरिथम जो भी होता है वो सही परफॉर्म नहीं करता होता, तो आपकी सही से ईमेल्स भी आपकी जो है एज ए स्पैम में जो है फिल्टर आउट हो जाती है। ये है उनका मकसद है। तो दो कैटेगरी में उन्होंने रखा हुआ है। यार इस कोर्स को जो है, इस चीजों को जो है आप भी अपने पास इनको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये काफी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर हमारे पास टपल्स होते हैं। टपल का मकसद ही नंबर ऑफ रो रेसिडेंट्स ईमेल के यहाँ पर यूनिट है, एमबी भी हो सकता है, किलोबाइट्स भी हो सकता है, और जीबीस के अंदर भी होता है। जीबीस में डेटा सपोर्ट नहीं करता, वो 25 एमबी तक करता है। बैटरी आईडी, ये बेसिकली सारे एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी डेटा सेट के। अच्छा, डेटा बेस और डेटा सेट के अंदर फर्क होता है। डेटा बेस बेसिकली उसका जो फॉर्मेट होता है, ये अगर आप में से कोई बताएगा मैं उसको 5 मार्क्स देता, लेकिन मैं खुद ही 5 मार्क्स ले लेता हूँ। डेटा सेट और डेटा बेस में फर्क है कि जो डेटा बेस होती है उसमें जो डेटा होती है वो आपके टेबल्स के फॉर्म में होती है। तो डेटा सेट जो होता है उसके अंदर जो डेटा होती है वो जरूर नहीं है टेबल्स के फॉर्म में, वो आपकी जेसन फॉर्म में हो सकती है। जेसन का मतलब क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन, उसके अंदर अरे की फॉर्मेट भी हो सकती है जो डेटा सेट्स होते हैं। अब इनपुट एट्रीब्यूट्स ये हैं, और जो ये सारे इनपुट एट्रीब्यूट्स ये चार जो कि हमारे पास सिस्टम दे रहा है। और इसका जो टारगेट एट्रीब्यूट है, बेसिकली टारगेट का मतलब ये है कि जो ईमेल्स के ऊपर फाइनली एक्शन होना है। फाइनली एक्शन क्या होना है, कौन सी ईमेल हमारी हैम ईमेल थी और कौन सी हमारे पास ईमेल थी। हैम का मकसद है कि ऐसी कौन सी ईमेल थी जो कि फिल्टर आउट होकर स्पैम में चली गई, जो कि ओरिजिनल ईमेल थी।
और इस पे हम जो ईमेल गई है वो सही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये अब जो इसका मॉडल है पुलिस, फिर मैं आप लोगों को जान छोड़ लेता हूँ थोड़ा-थोड़ा। जो जो ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट बेस पर जो है ना इनिशियली डेमो करेंगे, पहले डेटा सेट का आपको। अब डेटाबेस की यहाँ पर जो डेफिनेशन यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन ये है कि वो जो हम टेबल्स उसमें रखते हैं वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम लोग अरे वगैरह भी रख सकते हैं। लर्नर इंक्लूसिव इंडेक्शन एल्गोरिथम एल्गोरिथम बेसिकली ये क्या करता है, डेटा पे डिपेंड करता है कि अभी आपका जो डेटा सेट हुआ हुआ है वो किस तरह है। लेकिन ट्रेनिंग डेटा सेट मोस्टली सुपरवाइज लर्निंग में यूज करते हैं, जिसके अंदर इनपुट आउटपुट गेन होता है और जो आपका एल्गोरिथम होता है उस पर प्रोसेस करता है। क्लासिफायर क्लासिफिकेशन मॉडल, उसने इस तरह के ग्राफ बना दिया है। तो इस टोटल जो स्टेप 4 है उसका मेन मकसद ये था कि एल्गोरिथम जो आपने एक्शन किया इसके ऊपर, वो उसकी जो डेटा दी गई थी वो कौन सी टेक्निक यूज कर रही थी। अगर सुपरवाइज लर्निंग यूज करेगी तो इट मीन उसने इनपुट आउटपुट उस डेटा का अवेलेबल होगा। जिस तरह हम लोगों ने ई वोटिंग की बात की, ई वोटिंग के अंदर 3 किस्म की डेटा हमारे पास थी। यंग टू यंग यंग जनरेशन थी, यंगस्टर थी, यंग थी, और हमारे पास जो ओल्ड पीपल थे। लेकिन बहुत सारी एक ऐसी डेटा होती है, मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बात करें कि कितने हमारे पास कंप्यूटर्स हैं जो कि मशीन लर्निंग को लर्न कर सकते हैं, तो हमारे पास जो डेटा होगी वो सही नहीं आएगी। यहाँ हमारे पास जो एक दूसरी ईमेल थी, जिस तरह हम ईमेल्स करते होते हैं उसके अंदर हमें पता नहीं होता कि कौन सी स्पैम है, कौन सी आपकी जो है हैम है और जर्नल आपकी ईमेल है। तो ये काफी चैलेंजिंग है। जो डेटा होती है बेसिकली उसका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी होता है, और डेटा एक्यूरेट नहीं होती, और डेटा डिपेंड करती होती है आपकी जो टेक्निक से, उससे जो डेटा आप जनरेट करा रहे हैं कैसे करा रहे हैं। ठीक है। अब देखें इसकी बहुत सारे एग्जांपल है जो डेटाबेस ट्रेनिंग सेट है। डेटाबेस ट्रेनिंग सेट के एग्जांपल आप ये ले लें कि आपका जो रोबोट होता है उसको, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास फूड डिलीवरी सिस्टम है, फूड डिलीवरी सिस्टम में अपने वो ने रोबोट को ट्रेन किया हुआ है, उसको इनपुट आउटपुट दे दिया हुआ, रोबोट उसके ऊपर एक्शन कर रहा है। सडनली अगर अब उसके ऊपर ऐसे कुछ एक्शन आ जाए जिसको आपने उसको ट्रेन नहीं किया, मिसाल के तौर पर आपने रोबोट को ट्रेन नहीं किया था कि ट्रैफिक हो जाए, फिर वो क्या करे। आपने रोबोट को ट्रेन नहीं किया तो वो रोबोट काम सही नहीं करेगा। आपकी सुपरवाइज लर्निंग की जो एक्यूरेसी होगी, जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा बेड आएगा। फिर हम लोग उसको ट्रेन करते हैं कि अगर ऐसे इवेंट्स जो अनरेलिवेंट हो, जिससे मकसद के आपकी जो टाइम का थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो ज्यादा हो रही हो, तो वो बेसिकली वो उस पे क्या करेगा, लर्न करेगा कि यार इससे नुकसान हो रहा है, रिवॉर्ड रिवॉर्ड जो मेरे वो कम हो रहे हैं, पनिशमेंट ज्यादा हो रही है। पनिशमेंट अगर हम रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करें तो वो क्या होगा कि रिवॉर्ड रिवॉर्ड तब मिलेगा जब हम टाइम के अंडर अंडर हो गए, वेस्ट नहीं होता होगा। अगर टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा वो हमारा बेसिकली पनिशमेंट के लिए होगा। क्लासिफायर क्लासिफिकेशन मॉडल का मतलब होता है कि जो आपका आउटपुट आ रहा है बाहर, मिसाल के तौर पर अभी जो हमने डेटा उसको दी वो इलेक्शन की थी, इलेक्शन में हमारे पास रेशो आ गया कि भाई 30% जो यंग जनरेशन थी, 30 यंगस्टर थी, और जो 40% थी वो ओल्ड पीपल थे। तो उसका जो आउटपुट था वो एक्यूरेट था। कभी कभार क्या होता है कि वो हमारे पास नल रिजल्ट आता होता है, रिजल्ट सही नहीं आता होगा। तो लर्निंग मॉडल डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। लेकिन उसके 3 फेजेस होते हैं। फेज नंबर 1 अवेलेबल डेटा, लेकिन अवेलेबल डेटा सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास एक्यूरेट होती है, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में जो डेटा होती है वो थोड़ी होती है बहुत। जिस तरह हम लोगों ने आमिर खान की एक बात की, जब वो पीके फिल्म में नीचे आता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होगा कि दुनिया में क्या है, फिर उनको एनालाइज करता होता है। अल्गोरिथम डिपेंड करता है कि वो इनपुट आउटपुट डेटा कैसे होगा, और आपका आउटपुट हमेशा जितना भी आएगा वो ग्राफ के फॉर्म में आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ग्राफ के फॉर्म में जो आता हो, ठीक है। और जो स्टेप 5 है बेसिकली इन्होंने टेस्टिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किए गए। टेस्टिंग मॉडल अब इसके नीचे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये देखें स्पैम ईमेल का है, डेटा सेट को हमने ट्रेन कर दिया, इसको जो एल्गोरिथम है वो अवेलेबल जितनी कंडीशन थी उस पर काम कर रहा है कि वो स्पैम ईमेल कौन सी थी और इस पे हैम क्या था और इस पे ईमेल्स कौन सी थी। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेन कर दिया। तो ठीक है, ये सारे इसके एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम सारे तो नहीं पढ़ सकते, हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं। इससे पहले कुछ कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे टेबू सर्च है। टेबू सर्च हम लोग जो यूज करते हैं वो लोकल सर्च के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर
ऐसे एल्गोरिथम है जो कि एस ए एस है, सिक्योरिटी एनालिटिक, वो एल्गोरिथम है जो कि हम ग्लोबल सर्चिंग यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास बेशियन नेटवर्क है जो इसके अंदर अपना नाइट बेस एल्गोरिथम है, इसका अपना जेनेटिक एल्गोरिथम है, ग्लोबल सर्चिंग यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क की बहुत सारे एल्गोरिथम, थाउजेंड ऑफ एल्गोरिथम्स। तो इसमें हम कोशिश करके कुछ एल्गोरिथम पढ़ेंगे जो कि जरूरी है। जैसे कि क्या जरूरी है हमारे पास, मार्कअप डिसीजन प्रोसेस भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मार्कअप डिसीजन प्रोसेस, मार्कअप डिसीजन, पार्शियल मार्कअप डिसीजन। तो ये क्या, इसके अंदर मैं कुछ इसके अवर यूज तो दूंगा, लेकिन हम लोग सारे नहीं कर सकते, सारे जो अलग अलग फील्ड्स के हैं। तो इसको मैं दोबारा दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ कि हमारे पास जो इसके स्टेप्स हैं। यार ये बोर इसलिए लग रहा होगा कि ये मे भी ऐसी चीजें जो इस वक्त काफी स्पोर्ट्स चीजें से पढ़ते हैं जो कि यूज नहीं होते होते हैं, लेकिन ये कोर्सेज ऐसे हैं जो कि यूज हो रहे हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। तो प्लीज आप लोगों को थोड़ा जो है इसको रिवाइज करने की जरूरत है, और कोशिश करें नेक्स्ट क्लास में कुछ चीज लेके आए मेरे पास। इसको ठीक है, मैं इसको एक सेकंड के अंदर रिवाइज कर लेता हूँ, फिर थोड़ा रिवाइज जल्दी करूँ। जैसे मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन इस वक्त हमारे पास है, सिंपल से एप्लीकेशन जो आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोग ट्रांसलेटर यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, जिसमें वो इनपुट लेता है, अब डेटा को सेंस करता होता है। डेटा सेंस क्या करता है, आप लोगों ने जो भी उसको, आपकी जो वॉइस होती है उस पे वो एक्शन लेता है। जैसे आप लोगों ने सिंधी में बात की, उर्दू में बात की, अरबिक में बात की, चाइनीज में बात की, वो उसका आउटपुट जनरेट करता है अगर आपने उसको ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसी लैंग्वेज पढ़ते हैं जिसको सेंस कर लेता है कि मेरी डेटाबेस में डेटा नहीं है, फिर आपको सॉरी या इस किस्म का ये कोशिश करेगा, आप कुछ ना कुछ आउटपुट देने की कोशिश करें, तो वो लर्न टाइम पे भी थिंकिंग रन करता होता है। हैंड राइटिंग के एग्जांपल हम लोगों ने दी, मेरी इसके हमें सोर्स कोड तो बहुत मिल जाएंगे। फेस डिटेक्शन का एक जावा के अंदर कोड है, वो मैं आप लोगों से शेयर कराऊंगा, पाइथन में भी होगा, तो आप इसकी एप्लीकेशन सब सारी मिल जाएगी। ये इंटरनेट पे सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, लेकिन ये कि एक्सपर्टीज जो डिपेंड करती है क्या नहीं किसका, क्योंकि एल्गोरिथम सबके अलग अलग है। तो ये फील्ड्स है, सारी एप्लीकेशन की फील्ड्स है। ऑब्जेक्ट रिकग्निशन स्टैम्प जो कि इवेंट्स को हम यूज करते हैं, सारी चीजें नहीं है कि हम हर चीज में हर पर बोला तो नहीं सकते ना। अच्छा, पीएचडी आप करेंगे या मास्टर करेंगे मे भी आगे जाकर, तो आपको एक फील्ड चूज करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप हर फील्ड के जो है एक्सपर्ट बनते बने, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को एक फील्ड कोई भी चूज करनी होगी आगे जाकर, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सबके होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, फिर ये अभी मेरा यहाँ ये जो फ्री वाला जूम है वो खत्म होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर हम लोग दोबारा कनेक्ट होते हैं, ताकि फिर हम लोग आगे चीजें डिस्कस करें। और सेकंड के यार ये चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली, इस सब के एक्सपेरिमेंट भी हैं सारे, तो जितना हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट में होगा तो हम 3 घंटे एक्सपेरिमेंट करेंगे लगातार, ताकि हम लोग थोड़ा चीज़ों को सीखें। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर इस पर रिकनेक्ट होते हैं हम लोग। इनको मैं फिनिश कर लेता हूँ।